नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अजय पुंडिया। दर्शकों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में बेसबॉल की संभावनाओं के बारे में। जैसा कि हर खेल की अपनी एक खूबसूरती होती है, हर एक विधा होती है उसे खेलने की, उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे बेसबॉल के बारे में और जानेंगे उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान श्री विजेंद्र पाल सिंह राणा जी, जो कि एक बेसबॉल एक्सपर्ट, गेम एक्सपर्ट और लंबे समय से खेलों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में और हमसे जुड़ने के लिए। और हमारी दूसरी मेहमान है पारुल सिंह, जो कि एक नेशनल प्लेयर हैं बेसबॉल की, और अभी इन्होंने 2019 में शायद खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल भी जीता उत्तराखंड के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। थैंक यू सर। थैंक। राणा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो एक यात्रा है खेलों से, आप एक लंबा अनुभव रखते हैं खेल में, तो इस यात्रा के बारे में हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। जी, मेरी यात्रा खेलों में बहुत पुरानी है। 1968 से मैंने फुटबॉल शुरू किया था जी। मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है, देहरादून है। 68 में मैंने फुटबॉल शुरू किया, उसके बाद 74 में मैंने नेशनल खेला, 75-76 में मैंने NS किया फुटबॉल में रेगुलर कोर्स से, फिर 76 में मैंने हैंडबॉल खेला हरियाणा स्टेट से जी। उसके बाद उत्तराखंड गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बास्केटबॉल खेला, यूपी से बेसबॉल खेला नेशनल में 92 में। उसके बाद फिर मैंने अपना फुटबॉल, हैंडबॉल और गेम को छोड़ के बेसबॉल को संभाल लिया, और तब से 92 से ही मैं बेसबॉल से जुड़ा हुआ हूँ। पारुल, आपने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये गोल्ड मेडल तक की यात्रा अपने बचपन के बारे में और एजुकेशन और इस खेल से कैसे जुड़ना हुआ, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। सर, मेरा जन्म हुआ था कोटद्वार में, वहीं से ही मैंने अपनी स्कूलिंग की है, और उसके बाद स्कूलिंग के बाद मैंने DAV PG कॉलेज से अपना कॉलेज स्टार्ट किया था। वहीं से ही मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्पोर्ट्स में अपना स्टेप रखा। स्टार्टिंग तो मैंने स्कूल से ही की थी, स्पोर्ट्स में शुरू से ही इंटरेस्टेड था, बट एट द एंड आई हैव चूजन बेसबॉल। वहीं से ही मैंने बेसबॉल में कदम रखा, वहीं से खेलना स्टार्ट किया। शुरुआत मैंने इंटर कॉलेज से की थी, उसके बाद में मैंने डिस्ट्रिक्ट भी खेला है, देन खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ हमने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद में हमने नेशनल में पार्टिसिपेट किया था। ऐसी हमारी जर्नी चलती है जी। बहुत खूबसूरत। राणा जी, थोड़ा सा बेसबॉल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके गेम के बारे में हमें थोड़ा बताइए। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ग्राउंड आउटडोर गेम है, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसमें 90 फीट का हमारा स्क्वायर होता है जी। 90 फीट का स्क्वायर होता है। एक कॉर्नर में हमारा बेस होता है, जहाँ से हमारा, जैसे क्रिकेट में तो विकेट कीपर कहते हैं, बेसबॉल में उसे कैचर कहते हैं जी। और उधर क्रिकेट में उसे हमारे बॉलर कहते हैं, हमारे यहाँ उसे पिचर कहते हैं, जो कि हमारे बेस प्लेट से, होम प्लेट से 60.6 इंच की दूरी पर वो होता है, सेंटर में फील्ड के। वहाँ से वो पिचिंग करता है, ओवर आर्म पिचिंग होती है हमारी इसमें। ये हमारी ये बॉल है, मैजिनो बॉल होती है वैसे तो ओरिजिनल, ये हमारी इंडियन बॉल है, इससे पिचिंग होती है। तो आप देख लिया, अब ओवर आर्म कोई थ्रो करेगा 60.6 फीट से तो कितनी फास्ट जाएगी। और ये हमारा स्लैगर है, जिसे बैट कहते हैं, इससे हमने हिट करना होता है जी। इसका ये पार्ट है जो थोड़ा चौड़ा होता है, उसके बाद ये कम होता जाता है। तो इस सेंटर में इसके अगर बॉल सही लग जाती है तो बॉल दूर जाएगी, यहाँ लगी थोड़ा कम जाएगी, यहाँ जाएगी थोड़ा कम जाएगी। तो ये बॉल जाती है इसमें 9 प्लेयर खेलते हैं, कैचर, पिचर, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, शॉर्ट स्टॉप, लेफ्ट, आउटसाइड लेफ्ट, सेंटर फील्ड एंड आउटसाइड फील्ड। इसमें 9 प्लेयर होते हैं। और जो बॉल होती है, बॉल की स्पीड बहुत तेज होती है, और इसमें जो रन बनता है, जब एक प्लेयर जब बॉल को हिट करता है तो वो अपने बेस से, होम प्लेट से वो पहले फर्स्ट बेस पे जाएगा, फिर दूसरा प्लेयर आता है, अगर उसको चांस मिलता है भी सेकंड बेस तक भागने का तो वो फर्स्ट बेस को टच करके सेकंड बेस तक पहुंच जाएगा। अगर नहीं तो नहीं पहुंचता तो वो फर्स्ट बेस पे रहेगा। फिर दूसरा बैटर आता है, वो हिट करेगा बॉल को, अगर बॉल सही हिट होगी। और जिसमें भी है कि अगर आपकी बॉल चाहे आपके पास गिरती है, अगर इन
प्ले फील्ड में है तब आपको वो 90 फीट भागना ही भागना है। जैसे क्रिकेट में तो होता है ना, मैंने स्टॉप किया और मैं नहीं भागा क्योंकि बॉल नजदीकी है। इसमें आपने अगर प्ले किया है, बॉल इन फील्ड में है, तब आपको 90 फीट भागना ही भागना, फर्स्ट बेस तक भागना ही भागना है। तो जैसे दूसरा बैट्समैन है, उसने हिट किया तो फर्स्ट बेस वाला प्लेयर सेकंड बेस पे, ये होम प्लेट वाला फर्स्ट बेस पे चला जाएगा। फिर थर्ड बैटर आएगा, वो भी अगर हिट होता है तो ठीक है, आउट होता है तो वो, अगर 3 स्ट्राइक होती हैं इसमें, भाई मैंने पिचर ने बॉल करी है और बॉल बिल्कुल रेंज में आई है, वो हिट नहीं कर सका, तो स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3, तो प्लेयर आउट हो जाएगा। अगर वो सीधी शॉट मारता है तो थर्ड प्लेयर भी शॉट मारता है, जो सेकंड बेस पे है वो थर्ड बेस पे, उसको चांस मिलता है तो फोर्थ बेस में आके अपना रन कंप्लीट कर सकता है, नहीं तो वो थर्ड बेस पे खड़ा रहेगा और सेकंड बेस, फर्स्ट बेस वाला सेकंड बेस पे चले जाएगा, जो ये हिटर है वो फर्स्ट बेस पे चला जाएगा। फिर चौथा बैटर आता है तो वो इस तरह वो भी हिट मारेगा, तो इसी तरह चेंज हो। जब वो फर्स्ट बेस वाला पहला होम रन पे आ जाता है, कंप्लीट करता है, तब हमारा पहला 1 रन बनता है। और इसमें अगर 3 प्लेयर आउट हैं तो टीम अवे है। क्रिकेट की तरह नहीं कि भी पूरे 9-10 प्लेयरों ने खेलना है, टीम अवे, फिर दूसरी टीम खेलनी आएगी, उसके टीम प्लेयर आउट, 3 प्लेयर आउट हो गए तो फिर ये फर्स्ट प्लेयर यहाँ जाएंगे, तो इसमें जो प्लेयर जाएगा वो फिर चौथा प्लेयर जाएगा, वो पहला प्लेयर नहीं जाएगा। जहाँ तक खेल चुके हैं और जो आउट हुआ है थर्ड, उसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो जाएगा। मैक्सिमम 3 इनिंग्स होती हैं, फिर 3, 5, 7 डिपेंड करता है ये। बच्चे हमारे नेशनल में यहाँ तो 5 इनिंग होती हैं, इंटरनेशनल रूल है 7 इनिंग का, 9 इनिंग का। और यहाँ अगर जैसे नेशनल होते हैं तो शुरू में क्योंकि समय कम होता है, मैच ज़्यादा होते हैं तो उसमें हम कैसे करते हैं, क्वार्टर फाइनल लीग से पहले तो 3 इनिंग करते हैं, उसके बाद उसको फिर 5 इनिंग करते हैं। मैं उसी पे आ रहा था कि जैसे आपने बताया कि समय के मतलब समय की अवधि के हिसाब से आप इनिंग्स डिसाइड करते हैं, तो ये हर देश में अलग अलग हिसाब से होता है या इसकी कुछ नहीं, ये डिपेंड करता है। टूर्नामेंट कमेटी, टूर्नामेंट होने से पहले हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, इस तरह में डिपेंड करता है। हाँ, टूर्नामेंट होने से पहले डिसाइड कर लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है कि भी हमने 3 इनिंग खेलना है, 5 इनिंग खेलना है, 7 इनिंग खेलना है। जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम पाकिस्तान खेलने गए थे, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल रूल है, इंटरनेशनल रूल में 7 इनिंग है, 5 इनिंग है, 7 इनिंग है। हम दुबई गए थे पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए, वहाँ भी हमने 5 इनिंग खेला है। तो पारुल जी, मैं इस पे आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे 9 प्लेयर्स हैं तो इनके सबके एक रोल होता होगा कि कोई एक पिचर होगा, कोई एक बैटर होगा, तो आप क्या खेलती थी और उसके अनुभव पे हमें बताइए कि क्या विशेषताएँ होती हैं हर प्लेयर की भूमिका के लिए। अगर जो पिचर है तो वो क्यों पिचर होगा, या बैटर है तो वो क्यों बैटर होगा? सर, जो पिचर होता है उसका, जिसका मतलब स्विंग अच्छा होता है, वी चूज हिम एज अ पिचर। वो पिचिंग अच्छी कराएगा, अगर स्विंग उसका अच्छा हो रहा है तो बैटर पे पड़ेगा और आपको स्ट्राइक मिलेगी ही मिलेगी अगर पिचर अच्छा है आपका तो। और मैं जो खेलती हूँ बेसबॉल में, वो मैं सेंटर आउट खेलती हूँ, क्योंकि मैं एज अ मीन्स आई कैन कवर दिस साइड ऑल्सो एंड अनदर साइड ऑल्सो। मतलब मैं रनिंग इस साइड भी कर सकती हूँ, उस साइड मैं कवर अप करती हूँ, इसलिए मैं सेंटर आउट खेलती हूँ। सेंटर आउट का क्या मतलब, आपने इसकी एक बताया, सेंटर आउट की भूमिका क्या है? जो थर्ड बेस होता है, थर्ड बेस के जो बैक साइड में खड़ा होता है, उसे सेंटर आउट बोलते हैं। जो कवर कर सकता है थर्ड बेस को और इवन सेकंड बेस को भी कवर कर सकता है। जो प्लेयर भाग के आ रहा होता है उस साइड से, सेकंड बेस से थर्ड बेस पे, इन केस अगर हमारे पास बॉल है तो हम उसे टच करके आउट कर सकते हैं। तो इस सेंटर आउट होता है। इसी तरह के और प्लेयर्स की क्या भूमिका होती है? जैसे 9 प्लेयर्स हमारे इसमें खेल रहे हैं, तो सबकी कुछ ना कुछ एक भूमिका रहती होगी। सर, उसमें कैचर होता है, पिचर होता है, जो फर्स्ट बेस होता है, सेकंड बेस होता है, थर्ड बेस होता है, और सेंटर आउट होता है, शॉर्ट स्टॉप होता है, लेफ्ट आउट होता है, राइट आउट होता है। इसी तरीके से 9 प्लेयर्स हम लोग उसमें काउंट कर सकते हैं। जी राणा सर, जैसे इन्होंने बताया कि सेंटर आउट, लेफ्ट आउट, ये इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। ये क्या पोजीशंस हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है गेम में? इसमें हर प्लेयर की अपनी अपनी अलग इम्पोर्टेंट है जी। जो कैचर है, कैचर का जो मेन रोल है, उसने जो पिचर है, जो उसने बॉल करनी है, तो उसने जो बैटर खड़ा है उसको देख के उसको इशारा करना है, तूने बॉल कहाँ करनी है, तो वो इशारा करता है बॉल करने, उसे यहाँ करनी है, यहाँ करनी, तो उस हाथ से अपना ग्लव वहाँ ले आता है। और जो पिचर होता है, पिचर ऐसा होता है कि ये बॉल इतनी फास्ट है, आप देखिए, वो थोड़ी हैवी भी है, ये बॉल स्विंग करती है। फिर जो कैचर स्विंग कर लेगा, जो पिचर के बॉल को स्विंग कर लेगा, तो बैट्समैन को बहुत आराम से स्ट्राइक आउट कर सकता है, क्योंकि बॉल जो घूमती है बड़ी स्पीड से जाती है, उसके आगे आके घूम जाती है, क्योंकि कैचर ने उसको अपना इशारा बता रखा है, तूने बॉल यहाँ फेंकनी है, तो बॉल को स्विंग करते हैं। आउट स्विंग होती है, जैसे क्रिकेट में होता है आउट स्विंग, इन स्विंग, ये दोनों बॉल इसमें होती हैं जी। कोई ड्रॉप बॉल होती है, बॉल जाती है और वहाँ जाके डिप कर जाती है, तो उसमें हो जाता है बैट्समैन आउट हो जाता है।
फर्स्ट बेस की अपनी विशेषता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्लेयर है वही बस फर्स्ट बेस पे पहुंचता है, और जो भी थ्रो जाएगी वो फर्स्ट बेस पे जाएगी जी। क्योंकि उस समय पता है कि भाई मैं पहला, जैसे सपोज आप पहले बैट्समैन हो जी, अब आपने बॉल को हिट किया, सबको पता है आपने फर्स्ट बेस पे भागना जी। है, तो जो थ्रो होगी वो सबसे पहले फर्स्ट बेस पे फेंकेंगे जी आपको आउट करने के लिए, क्योंकि आपने 90 फीट भागना है। जी अपने इस जगह से प्लेट से आपने 90 फीट भागना है, तो रनिंग बहुत लगती है, क्योंकि आपने हिट भी मारनी है, स्लैगर भी फेंकना है, और फिर भागना भी है, बॉल को भी देखना है, वहाँ भी देखना है जी। तो उसमें कैचर का क्या काम है, उन्हें बॉल, फील्डर का क्या काम है, फर्स्ट बेस सेकंड बेस में जाती है, लॉन्ग सेंटर फील्ड में जाती है या आउट फील्ड में जाती है, वो उन्होंने फर्स्ट बेस में बॉल को फेंकना है जी। अगर वो प्लेयर वहाँ सेफ पहुँच गया तो ठीक है, नहीं तो वो प्लेयर वहीं अवे हो जाता है। मोस्टली प्लेयर फर्स्ट बेस पे अवे होते हैं जी। सेकंड बैट्समैन आया, तो अब सेकंड बैट्समैन, अब इसमें क्या, इसमें अपना स्टील बेस को स्टील कर सकते हैं भी, जैसे पिचिंग से पहले ही आप अपना बेस छोड़ के अपने रिस्क पे सेकंड बेस तक भाग सकते हो, वो आपका रिस्क है। और जैसे अगर पिचर ने पिचिंग करी है और बॉल अगर उसने बेस छोड़ दिया और उसने हिट मारा, तो अब उस समय क्या होता है, जो कैचर होता है, कैचर की पूरी होती है, क्योंकि कैचर वहां से सारा फील्ड देख रहा है। जैसे और गेमों में गोलकीपर है, गोलकीपर सारा गेम तो पीछे से पूरा गाइड करता है, ऐसे ही यहाँ से कैचर गाइड करता है कि भी कौन से बेस थ्रो फेंकनी है, फर्स्ट बेस फेंकनी है, सेकंड बेस फेंकनी है जी। तो फिर जैसे ही वो हिट करता है, तो जो नियरेस्ट जो बेस है, जो फर्स्ट सेकंड बेस आ गया है या फर्स्ट बेस है, तो नियरेस्ट है तो उस बेस पे फेंकेंगे भी। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, लॉन्ग फील्ड पे खड़ा हूँ और ये मेरे पास सेकंड बेस है, तो मैं पहले यहाँ फेंकूंगा, कहता कि मैं फर्स्ट बेस पे फेंकने से पहले हम इसको आउट करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा आगे पहुँचने में, वो उसको फिर यहाँ तक आना पड़ेगा, तो हमने पहले इसको यहीं आउट कर देना है। तो पहला थ्रो ये रहता कि हम इसको सेकंड बेस पे फेंकें ताकि इसको आउट करें जी। पारुल जी, इसमें फील्डिंग को लेकर हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की फील्डिंग हो सकती है, क्या क्या रूल्स हैं फील्डिंग से रिलेटेड, और जो होम रन एक हम सुनते हैं कि जब एक बॉल स्टेडियम से बाहर जाती है, खेलने वाले दायरे से बाहर जाती है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। सर, जब एक बैटर जब हिट करता है तो जब स्लैगर उसको छोड़ना पड़ता है, इनफील्ड में ही छोड़ना पड़ता है। अगर उसने इनफील्ड के बाहर अगर अपना स्लैगर छोड़ दिया तो फाउल में काउंट होता है जी। तो अगर जब बैटर भाग रहा है फर्स्ट बेस तक, अगर फर्स्ट बेस पे वो पहुंचता है, अगर उसने बेस टच नहीं किया है और फर्स्ट बेस वाले ने उसको टच कर दिया, तो वो आउट ही होगा। अगर उसका पैर बेस पे है तो वो आउट नहीं होगा जी। फील्डिंग से रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे कि 9 खिलाड़ी, तो उसमें 9 बैटर, पिचर और कैचर के अलावा जो 8-7 खिलाड़ी बचे वो फील्डिंग करते हैं जी। तो उसके क्या रूल्स होते हैं, या फील्डिंग्स के भी कुछ रूल्स हैं कि इस सर्कल में इतने मीटर्स में आपको रहना है? सर, 20 मीटर्स के गैप में खड़े होते हैं प्लेयर्स। मींस जो हमारा जो वो होता है, स्क्वायर होता है 90 स्क्वायर फीट का, उसके जो सेकंड बेस और थर्ड बेस होता है उसके बीच में लेफ्ट आउट खड़ा होता है। जो थर्ड बेस होता है उसके बैक साइड में सेंटर आउट होता है, एंड अदर देन थर्ड बेस और फोर्थ बेस के बीच में राइट आउट होता है। तो मींस ये लोग प्रॉपर गैप में खड़े होते हैं 20 मीटर्स के। अदर देन जो हमारा होम रन काउंट होता है वो तभी होता है अगर किसी बैटर ने लॉन्ग हिट मारा है, अगर वो फील्ड के बिल्कुल बाहर जाता है तो वो होम रन काउंट होता है। मतलब वो उसको सिर्फ फर्स्ट बेस तक नहीं भागना है, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस टच करते हुए एट द एंड डायमंड टच करना होता है। जहाँ पे बैटर खड़ा होता है वहीं पे एक डायमंड बना होता है, उस डायमंड पे उसको टच करना होता है। अगर उसने सपोज भागते हुए डायमंड टच नहीं किया तो वो रन काउंट ही नहीं होता है। तो उसके भी कोई टाइम लिमिट होती है कि एक बार अगर बॉल बाहर चलेगी तो आप आराम से कंफर्टेबली उसमें डायमंड रखेंगे? यस सर, जो अगर बाहर चले जाता है फील्ड से बॉल जो हिट होती है उसमें एक वो रहता है कि आप आराम से मतलब भाग सकते हैं, अपना रन कंप्लीट कर सकते हैं। बट इन केस अगर फील्ड के अंदर बॉल है, अगर आपने हिट किया है तो उस सिचुएशन में आपको जितना मतलब जल्दी से जल्दी हो सकता है आपको अपना रन मतलब अपना बेस टच करना ही करना है, अदरवाइज आप आउट ही हो जाएंगे। सर, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि रन्स बहुत कम बनते होंगे क्योंकि गेम एक बहुत ही फास्ट गेम है, या एक रन बनाने के लिए कम से कम 200 या 250 मीटर की एक दौड़ पूरी करनी है, उसके बाद आपको एक रन बनेगा। इसी में मैं आगे आना चाहूँगा कि कोचिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो खिलाड़ियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सीखना? अगर हमने गेम चुना है कि मुझे बेसबॉल खेलना है तो मेरे लिए क्या सही रहेगा कि मुझे किन चीज़ों पर काम करना है ताकि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन सकूँ? एक तो जिसमें
90 100 मीटर तो नहीं मैं कहता, लेकिन 90 फीट की स्प्रिंट तो इसमें पक्की चाहिए। फुल फ्लैश 90, अगर आप 90 फीट नहीं भाग सकते तब आप फिट नहीं हो। पहली चीज़ है। उसका 90 फीट के बाद अपना फिर 90 फीट भागना है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप भागें, आप एक्सेलरेट कर सकते हैं अपनी स्पीड को। यहाँ तो आपको सीधा ही शूट आउट करना है फर्स्ट बेस के लिए। सेकंड बेस में क्या है, वहाँ से तो आपके पास चांस हैं कि भी आप स्टील भी कर सकते हो। उसके पिचर से फेंकने से पहले आप स्टील करके अपने सेकंड बेस पे पहुंच सकते हो। एक ये है। दूसरा इसमें थ्रोइंग बहुत चाहिए, शोल्डर पावर, क्यों बहुत दूर से आपने बॉल फेंकनी है और कहाँ फेंकनी है। क्यों इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके अगर आप कूल माइंड खेल रहे हैं तब आप बिल्कुल आराम से खेलेंगे, गेम आपको बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं सपोज आउटसाइड फील्ड लेफ्ट में खड़ा हूँ और मुझे पता है कि अगर मेरे पास बॉल आई तो मैंने कहाँ फेंकनी है, तब तो मुझे पता है, तब तो मेरी बॉल बिल्कुल सही जाएगी। अगर मैंने बॉल उठाई और मैं कंफ्यूज है मैंने कहाँ फेंकनी है, तो उसमें प्लेयर तो पहुंच जाएगा बेस पे और मैं रॉन्ग थ्रो करूंगा। कूल माइंड चाहिए, इसमें स्प्रिंट चाहिए, एजिलिटी चाहिए, और उसके बाद आपको तो जोश तो चाहिए। बिना जोश के तो कुछ नहीं होता जी। तो जैसे कि हम इसको एक डायमंड फील्ड भी बोलते हैं शायद, जब हम गेम के बारे में बात करते हैं, और एक नेशनल स्पोर्ट है यूएस का, यूएस में बहुत लोकप्रिय है, इंडिया में थोड़ा सा भी कम है। और हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो उसकी स्थिति के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आपने उस एसोसिएशंस में कोचिंग में जो लंबा वक्त बिताया है उस पर हमें थोड़ा बताइए। देखिए एट प्रेजेंट हमारी जो उत्तराखंड की टीम है वो इस समय हमारी टॉप 8 में है नेशनल में जी। पहले क्या होता था, पहले हम लोग जाते थे, हमें कोचिंग का इतना वो नहीं पता था, कुछ नहीं होता था, इक्विपमेंट भी हमारे पास नहीं होते थे। मैं फ्रेंकली उससे भी बताऊँ कि भी हमारे इक्विपमेंट बहुत महंगे हैं जी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है देखो, ये हमारा चेस्ट प्रोटेक्टर है जी। ये हमारा चेस्ट को पूरा प्रोटेक्ट करता है, और इससे कोई भी बॉल लगी तो हमारे को इंजरी कोई नहीं होगी, किसी प्लेयर को इंजरी नहीं होगी। और ऐसी तरह ये मास्क है जी, ये कैचर पहनता है, ये भी कैचर का मास्क है, वो पहनेगा ताकि उसको कोई चोट ना लगे जी। क्योंकि बॉल इतनी फास्ट होती है, जब आपने पिचर ने बॉल करी है और हिट में स्लैगर से स्निक होकर अगर बॉल जाती है तो बहुत फास्ट जाती है, वो सीधी मुंह पे या चेस्ट पे या पीछे जो आपका प्लेट अंपायर करा उसके लगता है। वो भी अपना चेस्ट प्रोटेक्टर शिन गार्ड लगा के खड़ा होता है जी। तो इसमें सेफ्टी भी है। अभी हमारे इक्विपमेंट पहले थे, हमारे पास ही नहीं होते थे जी, मैं आपको बताता हूँ। ये तो 96 के बाद हमारे पास इक्विपमेंट हमारे पास बाहर से आने शुरू हो गए, कि हमारे उस समय के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर चल्लू, उन्होंने सारा सामान हमें बाहर से लाया जी, ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो, किसी के कोई चोट ना लगे। पारुल जी, जैसे कि सिर्फ सॉफ्ट बॉल भी इससे मिलता जुलता गेम है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? जनरली हम जब बात करते हैं बेसबॉल की तो लोग सॉफ्ट बॉल भी बोलते हैं कि हम सॉफ्ट बॉल भी खेल रहे हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। सर, जो सॉफ्ट बॉल का जो फील्ड होता है वो बेसबॉल के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा होता है। अदर देन उसमें जो बॉल का साइज़ होता है वो बॉल का साइज़ बड़ा होता है जी। जो इसमें जो पिचर होता है, जो पिचर जो पिचिंग करता है वो इसमें अंडर आर्म करता है। बेसबॉल में हम ओवर आर्म पिचिंग करते हैं, सॉफ्ट बॉल में ये डिफरेंस आ जाता है कि इसमें हम अंडर आर्म पिचिंग करते हैं। थोड़ा आसान होता होगा बैटर्स के लिए जी। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दीज 3 थिंग्स जी। तो सर, जैसे कि हम उत्तराखंड में बेसबॉल की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ के प्लेयर्स के बारे में आपका क्या कहना है? उनके अंदर आप क्या खूबियाँ देखते हैं जो एक नेचुरली दुर्गम क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, जो हमारे अंदर नेचुरली है बनिस्बत औरों के, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखो जी, उत्तराखंड में खेल की बहुत संभावना है जी। अब आप देखो लॉन्ग डिस्टेंस रनर हमारे मैक्सिमम उत्तराखंड से आते हैं। नेशनल में देख लीजिए आप, अभी आपका मेरे ख्याल से जो यूनिवर्सिटी खेलो यूनिवर्सिटी हुआ है बेंगलोर में, उसमें हमारे उत्तराखंड के लड़कों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उत्तराखंड स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उनको अच्छी फैसिलिटी मिले जी। फैसिलिटी की हमारे यहाँ थोड़ी कमी है, अदरवाइज यहाँ खेलों के उनके प्लेयरों के लिए कोई वो नहीं है जी। अभी आप जाइए परेड ग्राउंड जाइए, देखिए इतने खेल रहे हैं प्लेयर, लेकिन फैसिलिटी नहीं है जी। अगर प्लेयरों को फैसिलिटी मिले, अच्छी डाइट मिले, तो देखो प्लेयर कैसे नहीं निकलते, प्लेयर निकलेंगे। आपने डाइट की बात करें, मैं इस पर आना चाहूँगा कि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी गेम का, चाहे वो आप कोई भी इंडोर भी गेम खेल रहे हो तो उसके लिए भी डाइट एक फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में बताइए कि इसके लिए कोई स्पेशल डाइट आप फॉलो करते हैं बेसबॉल से रिलेटेड? ऐसा कि हम जब भी खेलने जाते हैं तो हम तो अपने सबसे ये सोचते हैं प्लेयरों को अच्छे से अच्छा खाना दें। भाई जो हमारी ट्रेन में सफ़र होता है तो उसमें तो हम अच्छे से अच्छा खाना देते हैं, लेकिन जहाँ टूर्नामेंट होता है वहाँ वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती कमेटी होती है वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है खाने का, रहने खाने पीने का। वो भी आप देखो, हम कोई टूर्नामेंट करेंगे तो हम भी सोचेंगे कि हम अच्छे से अच्छा खाना दें। हर स्टेट सोचती है, तो खाना वहाँ अच्छा मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, नॉर्थ वालों को साउथ का खाना अच्छा नहीं लगता,
जो प्रॉब्लम है, साउथ वालों को नॉर्थ का नहीं खाने लगता या ईस्ट का नहीं लगता, ये प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज खाने में बहुत अच्छा खाना डाइट होती है वहाँ। लेकिन एक प्लेयर के हिसाब से मैं जानना चाह रहा था कि प्लेयर को अपनी तैयारी के लिए, अपने आप की फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, किस तरह का डिसिप्लिन या एक रिजाइम फॉलो करना चाहिए, शेड्यूल जो होगा कि उसे सुबह से लेकर रात तक ये चीज़ें फॉलो करे तो कोई अच्छा प्लेयर बनने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं? देखिए, एक तो सुबह टाइम से उठना जी, उसके बाद अपना घर की अपनी काम जो भी आपके सुबह की जो करके अपना, अगर सुबह प्रैक्टिस होती है सुबह फील्ड में जाएं, रनिंग करें। आजकल तो हमने उत्तराखंड में अभी बेसबॉल में शुरू कर दिया है कि भाई अब कोचिंग से पहले कहीं भी होगा तो हम योगा करेंगे, बच्चों को योगा सिखाएंगे ताकि उनको पता लगे योगा से फिटनेस कितनी होती है, कितनी बीमारियां दूर होती हैं, योगा करवाना है। उसके बाद बच्चों को फिर मैच के बाद हम लोग डाइट देते हैं, रिफ्रेशमेंट देते हैं। हाँ। अब लेकिन वो ये ना संसाधन कम है, फैसिलिटी हम उतनी दे नहीं सकते जी, या तो पैसे हों तभी हम तो चाहते हैं कि प्लेयरों को दें। अभी भी हम प्लेयरों से कभी भी, आप इनसे पूछ सकते हैं, हम प्लेयरों से कभी कोई पैसा नहीं लेते। आना जाना खाना पीना सारा हमारी उत्तराखंड बेसबॉल एसोसिएशन करती है। हम प्लेयरों से कभी कोई पैसा नहीं लेते। तो पारुल जी, आपने जैसे फिटनेस के लिए काम किया होगा, एक स्टेमिना जिसे हम कहते हैं डेवलप करना होता है किसी भी गेम के लिए, Yes, चाहे वो इंडोर ही हो। आपने अपने अनुभव के आधार पर हमें बताइए कि किस तरह का डाइट या किस तरह का रूटीन आप फॉलो करती थी या करती हैं ताकि इस गेम में अच्छा करती रहें? सर मैं सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। उसके अलावा हम लोग थोड़ा घूमते हैं इधर उधर घर के बाहर या फिर कुछ। अगर हमें मतलब प्रॉपर फिटनेस के लिए मैं ग्राउंड पे जाती हूँ, रोज़ मैं वहाँ पे रनिंग करती हूँ, स्प्रिंट्स लगाती हूँ। जो हमारी स्लो रनिंग होती है उससे हमारा स्टैमिना इंक्रीज होता है, इसलिए पहले स्लो रनिंग, उसके बाद में हम लोग लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं, उसके बाद में हम लोग स्प्रिंट्स लगा सकते हैं, फिर हम स्टैमिना बढ़ाने के लिए हम लोग स्किपिंग भी करते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, जिससे बॉडी हमारी स्ट्रेच रहती है और इंजरी होने का कोई चांसेस नहीं होते हैं उसकी वजह से। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया की स्थिति या उत्तराखंड की आपने बताया कि हम अच्छा कर रहे हैं पूरे इंटर स्टेट्स में अगर हम बात करें, लेकिन इंडिया की स्थिति, भारत की स्थिति वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत कम है, या इसमें गेम कम होते हैं, या इसका ये कारण है कि एक पॉपुलैरिटी एक कारण है? नहीं, इसमें गेम भी होते हैं, हमारी रैंकिंग इसलिए कम है कि अभी हम 19 के बाद हम कोई बाहर खेलने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने नहीं गए जी, क्योंकि जितने हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे रैंकिंग हमारी बढ़ती है। हमारी लास्ट रैंकिंग थी 54 वर्ल्ड में, जब हम पाकिस्तान भी खेले थे, दुबई खेले थे और ईरान खेल के आए थे, तो हमारी 54 रैंकिंग थी। उसके बाद हम कोई खेल नहीं गए, कोविड के कारण कोई भी टूर्नामेंट भी नहीं हुआ, इसके कारण हमारी रैंकिंग थोड़ी नीचे हो गई है। अदरवाइज हमारी टीम अच्छी है। लेकिन एशिया में क्या है, एशिया में टीमें ही एक से एक बेस्ट है जी। श्रीलंका ले लो, आप पाकिस्तान ले लो, जापान ले लो, कोरिया ले लो, थाईलैंड ले लो, सिंगापुर ले लो, इस टीमें इतनी बेस्ट है कुछ कहने, यानी कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीमें तो एशिया में है जी। तो बहुत कम चांस मिलता है हम लोगों को कि वहां तक पहुंचे। और पॉपुलर सबसे ज्यादा यूएस का नेशनल गेम है, यूएस का नेशनल गेम है जी। तो इस गेम को रिलेटेड हम जब कोचिंग पे आते हैं, या आपके क्या आइडियाज़ रहते हैं कोचिंग के रिलेटेड, जब आप बच्चों को सिखाते हैं कि आप इस पे काम करिए तो आप एक अच्छा प्लेयर बनेंगे, इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। एक तो डिसिप्लिन सबसे बेस्ट है जी। अगर डिसिप्लिन लड़के टाइम पे नहीं आएंगे तो फिर तो कोई भी, मैं नहीं सोचता भी कोई भी खेल या कोई भी किसी भी चीज़ को ले लो सक्सेसफुल होगी। डिसिप्लिन है, उसके बाद भी बच्चों को मेंटली फिट करना कि आपने कैसे करना है, क्या करना है, पहले उनको मेंटली उनको हमने बताना है, फिर प्रैक्टिकली उनको फील्ड में बताना है, तब तो प्लेयर आसानी से समझेंगे कि यार उनके दिमाग में क्या है, अभी अगर मेरे पास बॉल है तो मैंने कहाँ फेंकनी है। अगर वो ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर नथिंग लाइक दैट, तो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, वही है, पहले जॉगिंग करी, वार्मिंग करी, स्ट्रेचिंग करी, फिर थ्रोइंग प्रैक्टिस करी, उसके बाद फिर गेम की प्रैक्टिस होती है ताकि बॉडी में कोई इंजरी ना हो। बॉल लग जाए तो दैट इज अनदर थिंग, अदरवाइज वैसे कोई भी मैं भागूं तो भी मसल पुल होगी वो नहीं होता फिर वो हमारा लड़का बिल्कुल फिट होता है वो। लेकिन वही है 90 फीट की उसको पूरी स्प्रिंट करवानी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक शॉट करवाई जी, भाग 90 फीट जी, फिर उसको वापस बुलाओ, फिर शॉट लगवाई, फिर भागना, तो इस तरह बच्चों को फिट करना है जी। तो अगर 90 फीट वो फिट है तो फिर तो आगे तो भाग लेगा, फिर तो उसको मैक्सिमम 60 फीट या 50 फीट ही भागना पड़ता है, बाकी तो स्टील कर लेता स्लोली चलते बाकी फिर 40-50 फीट की रनिंग करता है फिर वो जी, तो लड़के फिट हो जाते हैं जी। पारुल जी, जैसे सर ने बात की एजुकेशन का कितना रोल हो सकता है किसी भी गेम में, या बेसबॉल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो?
सर एजुकेशन का मेन रोल यही होता है कि अगर आपको उसके प्रॉपर रूल्स नहीं पता, रेगुलेशंस नहीं पता, तो आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते। जब तक आपको एक एक प्रॉपर रूल्स नहीं पता होगा किसी भी गेम का, तो आप उस गेम में उतर ही नहीं सकते खेलने के लिए। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी होता है इसमें, और एप्रिसिएशन भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी को मोटिवेट करना, अपने जो साथ के प्लेयर्स होते हैं उनको मोटिवेट करना। किसी को डीमोटिवेट करोगे तो वो प्लेयर खेल ही नहीं पाएगा। सर मोटिवेशन की बात करें, एक इंस्पिरेशन एक हमारे लिए बहुत बड़े बड़े प्लेयर इंडिया से रहे हैं, जैसे कि दिनेश पटेल एक बड़ा नाम आता है, बड़े एक नाम थे, रिंकू शायद एक और थे जो एक अच्छे पिचर या बैटर हुआ करते थे। तो इस तरह की इंस्पिरेशन जब हमें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है तो प्लेयर्स पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं जी। अभी हमारी बैडमिंटन की टीम थॉमस कप जीती है जी। प्रधानमंत्री महोदय ने उनको सीधा फ़ोन किया। देखो उनका कितना मोटिवेशन हुआ होगा। यही एक मोटिवेशन है। कोई अगर सीनियर लड़का या कोई सीनियर मेंबर प्लेयरों को मोटिवेट करता है, प्लेयर बहुत मोटिवेट होते हैं। और अगर ये हम बचपन से ही शुरू कर दें बच्चों को छोटी एज से ही, तो बच्चे बहुत ऊपर तक जाएंगे। मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है जी। तो एज अ कोच आपको क्या लगता है कि एज अ कोच आपको किस तरह की भूमिका रहती है इनमें खिलाड़ियों को लेकर? मैं तो एज ए फ्रेंडली रहता हूँ जी प्लेयरों के साथ जी। मैं कभी ये नहीं कहा जी मैं तुम्हारा कोच हूँ तो मेरे उसने एज ए फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और कोई नहीं करेगा। तो प्लेयर मेरे पास आते हैं, मैं उनको बताता हूँ। तो स्ट्रिक्टनेस की पारुल, जैसे कोच अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो बच्चे मानेंगे नहीं, इस पर आपको लगता नहीं कि फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए कोच? सर फ्रेंड्स भी ज़रूरी है और एक प्रॉपर कोच भी कंपलसरी है जी। बिकॉज अगर कोच एज अ कोच अपने आप को नहीं लेगा प्लेयर्स के सामने, तो उनके अंदर जो एक थोड़ा बहुत डर होता है वो दिखाई नहीं देता है उस वक्त जी। बट जब हम कोई गेम खेल रहे हैं उस टाइम अपने कोच आपको डांट भी सकता है। इन केस अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो उसके लिए आपको बोल भी सकते हैं। बट अगर आप प्रॉपरली अपने गेम को अच्छे से खेल रहे हो, प्रॉपर डिसिप्लिन दिखा रहे हो अपने गेम में, तो कोच आपको हमेशा एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करेगा जी। सर इसमें मेंटल फिटनेस की आपने एक बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि मेंटल फिटनेस का एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी गेम में। इस पे हम थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में, किस तरह की मेंटल फिटनेस होती है एक खिलाड़ी की? मेंटल फिटनेस देखो जी, अगर आप कूल माइंड से जी, आपको पता है मैंने क्या करना है जी, आप वो करेंगे तो हमेशा सही करोगे। अब आप कंफ्यूज होकर करोगे तो नहीं करोगे, आप इससे नहीं होगा वो जी। और कोच का बेसबॉल में कोच मेन गेम ही कोच का है जी, क्योंकि कोच बॉक्स होता है। कोच बॉक्स से कोच ने बताना प्लेयर को तूने भागना है नहीं भागना है, भागना है नहीं। तो जो प्लेयर भागता है जो फर्स्ट बेस से सेकंड बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस है, वो कोच की कमांड पे भागता है, भाग या वापस जाना है। क्यों? कोच को पता है कि भी फर्स्ट बेस वाला आउट होने वाला है, अगर ये फर्स्ट बेस वहीं आउट हो गया तो तू भागया, तू सेकंड बेस में आउट हो जाएगा, तू फर्स्ट बेस पे वापस चले जा। तो ये कोच के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने कहा था भी इनसाइड द फील्ड कोच सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी है, फील्ड से बाहर कोच से अच्छा कोई दोस्त नहीं है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। अंत में मैं आप दोनों से एक एक लाइनों में कुछ एक अपकमिंग टैलेंट्स के लिए, जो बच्चे किसी भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भैया मेहनत लगा के खेलें, मेहनत लगा के प्रैक्टिस करें और जो कोच कहता है उसकी कोच की बात मानें, क्योंकि कोच जैसे गुरु है, टीचर जो बताता है तो हम वही पढ़ते हैं। इसी तरह कोच है, कोच भी गुरु है, जो कोच बताता है उसके कदमों पे चलो, आप कभी फेल नहीं होंगे। पारुल आप? एग्जैक्टली सेम सर। अगर हम अपने कोच की बात सुनेंगे तो हम हमेशा एक जो हमारा एक टारगेट हमने फिक्स कर रखा है, हम उस टारगेट पे डिसिप्लिन में ही जाएंगे। अगर हम अपने कोच की बात नहीं सुने, क्योंकि वो हमारे गुरु होते हैं, अगर हम अपने गुरु की बात नहीं मानेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में सफल भी नहीं हो सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे इतनी सारी जानकारियाँ शेयर करने के लिए और बताने के लिए किस तरह किसी भी गेम में डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी खिलाड़ी को अच्छा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।